Okay, students, in today's class, we will depict a wonderful piece of art produced by James Reeves. It's a poem, The Sea. When we go through this poem, so there are different technicalities which we are supposed to know before we start this poem, stanza by stanza. There are a few points which I think are really very important to know the real essence or to get the real essence and the meaning of this poem. First of all, I would like to talk about some important points. This poem is a metaphorical poem. I mean, the poet will be taking the support of metaphors, and throughout these stanzas, the poet will be using some metaphors, rather, I must say, extended metaphor. Extended metaphor is the metaphor which is quite constant as being used throughout the lines, or throughout the stanza, or throughout the poem. So in this poem, what you're gonna get, there will be extended metaphor. And what is that? I will talk about that. Extended metaphor is being used. The poet has used an extended metaphor. Next point. The poet has compared the sea with a hungry dog. So what is the extended metaphor? Throughout the poem, you will be finding two different natures of the sea, and the two different natures of the dog will be compared side by side. And one thing you are supposed to keep, nuances. This is something very important. Rather, I must say, whatever you are going through, there will be some other deep meanings into the elaboration other than you are facing. As we say, a subtle difference in or shade of meaning, expression or sound means there will be differences, there will be different words, there will be different sounds, there will be different expressions, but all of them will be changing their meanings other than they have. I mean, there is a meaning beneath the words which are written there. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप ये बात करते हैं न्यूएंसेस की, तो ये थोड़ा सा लफ्जी मतलबों से या एक मतलब से दूसरे मतलब में वेरी हो जाता है, यानी अल्फाज के अंदर जो चीजें हैं उनकी डेप्थ बढ़ जाती है. आप ये कहिए थोड़ा सिंबॉलिकल जरा और भी ज्यादा है, सिंबॉलिकल थोड़ा और भी ज्यादा है, यानी चीजें जैसी आपको दिखेंगी उनके मतलब वैसे नहीं होंगे, उनसे कई डिफरेंट मतलब निकाले जाएंगे. एक बात. दूसरी बात जो मैंने की कि ये चूंकि एक मेटाफोरिकल पोम है, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि मेटाफोरिकल क्यों है, और मैंने कहा कि पोएट इस्तेमाल कर रहा है एक्सटेंडेड मेटाफर. तो पहली बात ये होनी चाहिए कि मेटाफर क्या है, दो मुख्तलिफ चीजों या दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के एलिमेंट्स को कंपेयर करना, डायरेक्ट कंपैरिजन करना, जिसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता. लेकिन यहां पर भी ऐसा ही होगा. अब कंपेयर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे कि थ्रू आउट द पोएम देयर विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन डॉग एंड द सी. समुद्र और कुत्ते के दरमियान एक कंपैरिजन है. हाउ कैन इट बी? देखिए, दो बातें आपने याद रखनी. पहली चीज मैंने लिखा ड्युअलिटी ऑफ द सी. समुद्र की जो दो धारी तबीयत है, दो धारी एटीट्यूड्स हैं, वो शो किए जाएंगे. पहली बात देखिए, हंग्री डॉग अगर आप बात करते हैं, समुद्र को देखते हैं, तो भाई दो रवैये समुद्र के कौन से हैं जो सामने रखे गए? जस्ट कीप इन योर माइंड, इफ यू हैव सम डोमेस्टिकेटेड डॉग or any dog which is your pet you have kept, या वो लोग जो कुत्ते से फेमिलियर है, दो एटीट्यूड होते हैं. या वो बहुत पीस या काम पीसफुल होता है, या काम होता है, या बहुत एग्रेसिव होता है, या अटैकिंग मूड में होता है. यहां पर पोएट ने क्या किया, सी को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया. और सी को रिप्रेजेंट करने का मकसद क्या है? सी इज डेफिनेटली बिकमिंग ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचर. And nature is what? Nature is the representative of the, I must say, the power of Allah Almighty. यानी नेचर क्या है? ये अल्लाह पाक कुदरत की ताकत क्या है? अल्लाह पाक की ताकत है. और यहां पर क्या होगा बेटे कि नेचर के दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जिसको सी रिप्रेजेंट कर रहा है. पहला क्या है? हंग्री डॉग विथ टीथ. जब हम बात करेंगे हंग्री डॉग विथ टीथ, तो आपके दिमाग में तो डायरेक्ट यही मेटाफर आएगा कि दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सी. इसका मतलब सी है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से सी का लफ्ज इस्तेमाल किया. क्यों? ये क्या शो कर रहा है? डेंजर एंड पावर. जब हम बात करेंगे कुत्ते की, या मैं जब डिस्कस करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा और यूज करूंगा हंग्री डॉग विद टीथ, तो इट मींस सिंबॉलिकली इसका मतलब क्या निकालना है अपने, जिसको हम कह रहे थे न्यूएंसेस, ये वो बात आ रही है. तो यहां पर डेंजर एंड पावर को रिप्रेजेंट करेगा. आप जब इस तरफ आ जाते हैं, जो दूसरा जो उसका सेकंड एटीट्यूड है सी का, which is being represented over here, that is what? Calm and peaceful.
जहां बात होगी काम एंड पीसफुलनेस की, तो वहां ये सजेस्ट करेगा ट्रैंक्विलिटी, खामोशी को। तो याद रहे बेटे, द वे अ डॉग कैन बी काम एंड एग्रेसिव, in the same way the sea can be calm and aggressive. There are two different moods which will be represented, but the support of the word will be taken. सहारा किसका लिया जाएगा? लफ्जों का सहारा लेकर आगे बात की जाएगी, जो कि हम करेंगे। आइए जरा देखते हैं how these two, I mean sea and dog, जो extended metaphor है, इसकी कंपैरिजन में किन एलिमेंट्स को सामने रखा गया। पहली बात, wild and gentle, ये वाइल्ड भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है। I mean sea, बाज़ौक़ात बिल्कुल काम होगा, बाज़ौक़ात बहुत ज्यादा तूफानी हो जाएगा, स्टॉर्मी हो जाएगा। डॉग प्लेफुल, समटाइम्स वेरी फ्रेंडली, समटाइम्स वेरी अटैकिंग, एग्रेसिव। दूसरी बात, मेक्स लाउड साउंड इफ द सी इज वेरी स्टॉर्मी, so the waves will be quite enthusiastic and quite energetic and quite violent and will be striking the grey stones very forcibly, अगर गुस्से में हुआ। And then the sounds will be created, मुख्तलिफ आवाजें भी ये क्रिएट करता है, splashing, rumbling, like that, वो हम बात करेंगे। If you talk about dog, it barks and howls, या ये भौंकता है या गुर्राता है जब ये भूखा हो। Moves quickly or slowly, समुद्र की सिफ्त है, समुद्र चढ़े तो बहुत तेज, स्लो तो बहुत स्लो मूव करेगा। Talking about the waves, runs and rests, या दौड़ेगा या सुकून की हालत में रहेगा। रेस्टलेस व्हेन एक्टिव, समंदर बेकाबू और रेस्टलेस होता है व्हेन इट इज क्वाइट एक्टिव। एक महीना ऐसा भी आता है जिसमें ये बहुत एक्टिव होता है और मना कर दिया जाता है कि इसके करीब ना जाइएगा। एंड एनर्जेटिक एंड नॉइजी, और जब ये एनर्जेटिक और नॉइजी हो तो फिर ये भौंकेगा और शोर भी करेगा। काम्स डाउन आफ्टर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी जब समंदर पूरी कर ले तो ये भी काम्स डाउन हो जाता है। समुद्र की लहरें जा रही हैं, लेकिन जब स्लो डाउन होता है तो ये भी सुकून में आ जाता है। स्लीप्स क्वाइटली, कुत्ते ने जब शिकार कर लिया, अपने टारगेट को पकड़ लिया, अपना टारगेट अचीव कर लिया, देन इट इज फाउंड स्लीपिंग क्वाइटली। तो बेटे ये दो कंपैरिजन आप याद रखें, दैट्स व्हाई द सी इज बी कंपेयर्ड विद द डॉग। व्हाई? द डुअलनेस इज बीइंग, या डुअलिटी ऑफ द सी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज द डॉग हैज टू डिफरेंट मूड्स, द टू डिफरेंट मूड्स आर बीइंग अटैच्ड विद द सी टू। समुद्र के भी दो मुख्तलिफ मूड्स, डॉग के भी दो मुख्तलिफ मूड्स, लेकिन वर्ड बाय वर्ड, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन मतलब बदलते जाएंगे। और मकसद क्या है? सिर्फ द चेंजिंग मूड एंड द अनप्रेडिक्टेबल पावर ऑफ द सी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। आपको पता नहीं कि किस लम्हे समुद्र तेज हो जाए, जलाली हो जाए। जैसे हम सुनामी को सुनते हैं, कितनी बड़ी लहर आती है कि बड़ी बड़ी चीजों को लपेट के ले जाता है, और एट टाइम्स ये इतना स्लो होता है कि इसमें शिप्स चल रही है, लोग खेल रहे हैं, हर्ट्स नोबडी। So it means nature is beautiful as well as destructive. It can be creator, it can be preserver, it can be survivor. ये बचाने वाली भी हो सकती है, डुबाने वाली भी हो सकती है, तबाह करने वाली भी हो सकती है। Same is the case with the sea. Sea beautiful, it is beautiful too, but it is destructive too. तबाहकुन भी हो सकता है और तबाह भी कर सकता है। Dog can be friendly, but at the same time it can be very dangerous. It can bite, it can bark, it can attack you, it can be very aggressive. ये दो चीजें जो सामने लाई जा रही हैं। आगे चलते हैं बेटे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की। द पोएट हैज शोन द चेंजिंग मूड्स ऑफ द सी, समंदर के बदलते हुए रवैये दिखा रहा है। उसकी एलाबोरेशन बड़े बड़े तरीके से कर दी कि कंपैरिजन क्या है, यही तो एक्सटेंडेड मेटाफर है। और दो बातें, सी कैन बी ब्यूटीफुल, सी कैन बी डिस्ट्रक्टिव, सी कैन बी काम, सी कैन बी एग्रेसिव। इस पोएम की जो थीम बनती हुई है कि there can be aggression in the calmness and there can be calmness in the aggression, but it depends on the situation and the mood of the nature, and sea is becoming the true representative of the nature. समुद्र represent कर रहा है nature को। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटे? when we move forward, जब आप आगे चलेंगे तो आप देखिएगा मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन दो मुख्तलिफ चीजों का जो कि इस वक्त आपके सामने चल रहा है। इसमें बेसिकली कंपेयर वो नहीं हो रहे, उनकी कैफियत कंपेयर हो रही है, लेकिन लाइक और एज को जब हम यूज नहीं करते तो ये सिमिली से अलग हो जाता है। अगली बात, पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू सम इनह्यूमन थिंग। किसी बेजान को इंसान की खसूसियात दे देने का नाम है किसी बेजान को जानदार बनाकर रिप्रेजेंट करना। सी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे कि वो कोई जानदार कोई इंसान हो। आगे एंजॉयमेंट, वो मैं आपको पता है कि किसी एक स्टेंजा की एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर देना और उस लाइन के अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है,
डायरेक्ट निचली लाइन में राइटर आ रहा है ताकि वो अपने फ्लो ऑफ थॉट को कंटिन्यू रखे, उसे कहते हैं एंजैममेंट, जो कि मैं पॉइंट के थ्रू आपको रेफरेंस दूंगा। और आखिरी है एनोमेटोपिया। ये क्या है? व्हेन द वर्ड्स आर साउंडिंग लाइक द एक्शंस एंड द एक्सप्रेशन दे आर रिप्रेजेंटिंग। जब अल्फाज जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उनका साउंड उन्हीं की तरह हो, इसे कहते हैं एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया, ये याद रखिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन। आइए अब बुक पर थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस बात को रिप्रेजेंट किया गया और कैसे इस बात को आप तक लाया गया। Page 82, Unit 8, and the poem is The Sea. Shall I start it? Okay. The sea is a hungry dog. The sea is a hungry dog. Direct comparison, metaphorical language. Why? The sea is a hungry dog. I mean, the nature of the sea is just like that. When the sea is violent, it is always ready to find out, its victims, because when the hungry dog is found somewhere, so that will be aggressive and then maybe in an attacking position. Okay, same is the case with the sea. The sea is a hungry dog, giant and great. Giant का मतलब होता है कि showing vastness. It is very vast, limitless, infinite. एक चीज याद रखिएगा. And when it says and grey, showing its dull, stormy, gloomy appearance. एक तरफ इसकी डल अपीयरेंस को दिखाया जा रहा है, ग्लूमी अपीयरेंस को दिखाया जा रहा है, लेकिन जब वो बात करते हैं किसकी? जायंट की, शोइंग द वास्टनेस, शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द सी व्हिच कैन नॉट बी मेजरेबल। हम इसको नाप नहीं सकते, वो मुंतहा है, जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक जाता है। तो दो बातें भाई। सो सी इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ हंग्री डॉग, और जब मैंने कहा था जब जब हंग्री डॉग की बात होगी तो क्या होगा? डेंजर एंड पार आपके सामने आनी चाहिए। फिर कहता है with his clashing teeth and shaggy jaws. Clashing teeth, दांतों के टकराने की बस clashing teeth का मतलब है making loud clashing sound। किस चीज को यूज कर रहे हैं? एनोमेटोपिया। जब किसी चीज की आवाज उस एक्शन से मिल जाए, इसको कहता है एनोमेटोपिया। So here with his क्यों यूज किया जा रहा है बेटे? इट्स क्यों नहीं कह रहे? She is being represented just like a human being. इसको एक इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। क्या कह रहा है राइटर? With his clashing teeth and shaggy jaws. Shaggy jaws का मतलब क्या होता है? hairy jaws, बालों वाले जबड़े, खुरदरे जबड़े। Okay, just like you just imagine dog. जब हम ऐसी बात करें तो एक तरफ आप एक कुत्ते को जो वायलेंट है और भूखा है और शिकार की तलाश में है और उसकी एक्टिविटी की जो मुझे शिकार मिले, तो जाहिर बात है यू कैन वेरी वेल इमेजिन a hungry dog when the dog is very aggressive. So what could be the position of a dog? तो यहां पर poet कह रहा है with his clashing teeth and shaggy jaws, or upon or he gnaws. When dogs find something, attacks some victim, so it keeps on chewing. कुत्ता चबा रहा होता है ना, तो कह रहे घंटों घंटे चबाता रहता है. It's busy in the activity, and that is attached to the nature of a dog when dog is hungry and finding some target, and when the dog starts eating, so there will be the chewing sound. चबाने की जो आवाज है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. आप गौर कर रहे हैं कि हर तरफ से एनोमेटोपिया की एक सदा बुलंद हो रही है, और ये इसके अंदर बड़ा एक डोमिनेंट फीचर है जो हमने दिमाग में रखना है. क्या कहता है? The rumbling, the tumbling stones, the rumbling, the tumbling, the rumbling, the tumbling, representing the nature. जब सी चल रहा होता है, वायलेंट होता है, और जब इसकी वेव्स टकरा रही होती है क्लिफ्स के साथ, चट्टानों के साथ, तो आवाजें क्रिएट हो रही होती हैं, स्प्लैश क्रिएट हो रहे होते हैं, रंबलिंग एंड टम्बलिंग के साउंड क्रिएट हो रहे होते हैं. तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कोई चीज, कोई एक्शन हो रहा है. इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि क्रिएटिंग साउंड लाइक ईटिंग बॉम्ब्स. दो चीजें कर लेते हैं बेटे. टू थिंग्स यू मस्ट हैव इन योर माइंड, सी एंड डॉग. इफ यू इमेजिन डॉग, अगर कुत्ता हड्डी खा रहा हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हड्डी तोड़ते वक्त वो जब चबा रहा होता है उसके मुंह से कैसी आवाज आती है. इसे रंबलिंग एंड टम्बलिंग का सेंस में ले जा सकते हैं. च्यूइंग साउंड. एक तरफ कुत्ता, हम चले जाते हैं सी की तरफ. What is the nature of the sea? When it is violent, then the waves of the sea are very, very violent, and they strike or smash the cliffs and the grey stones very violently. तो जो साउंड वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी हो और उसके चबाने की आवाज आ रही हो. बिल्कुल समुंदर की लहरें
उस वक्त कुछ ऐसे ही साउंड क्रिएट करती हैं जब वो बहुत वायलेंट हो और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो भी भूखी और वो कुत्ते की तरह एक शिकारी मूड के अंदर है, शोइंग व्हाट, डेंजर एंड पावर, शोइंग इट्स पावर एंड माइट। तो इस वक्त समुद्र किस मूड में दिखाया जा रहा है? वायलेंट, एग्रेसिव, गुस्से में है। फिर क्या कहता है? एंड बॉन्ड्स, 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 क्या एलिट्रेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा? बी एक नहीं 4 दफा यूज हुआ है, ठीक है। बॉन्ड्स, 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 द जाइंट सी डॉग मॉन्स, द जाइंट सी डॉग मॉन्स। देखो मौन का मतलब क्या होता है? मौन का मतलब होता है एक दुख भरा साउंड जो होता है ना, आह भरना। दुख में जब कोई इंसान आह भरता है, आवाजारी करता है, उसे कहते हैं मौन्स। यहां पर द पोएट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दोनों चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। द सी डॉग, I mean, on one hand, when the dog is quite hungry, so the dog is, dog is always ready to howl. वो घुराता है, वो गुस्से में होता है। आप कोई चीज फेंके तो उसको मिले, वो गुस्सा करता है, becomes aggressive. Same is the case with the sea. Right now, sea is looking quite aggressive and moaning. ऐसा लग रहा है जैसे ये समुद्र भी भूखा है और ये एक साउंड क्रिएट कर रहा है, दुख भरा एक साउंड जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, जैसे कि ये गुस्से में और एग्रेसिव और भूखा है। और आगे क्या कहता है? licking his greasy paws। और आपको पता है कि जब इसके पंजे पर कोई चीज लग जाए तो क्या करता है कुत्ता? It keeps on licking its paws। वो अपने पंजे चाटता है, क्योंकि कोई हड्डी उसे मिली हो, उस पर ऑयल लगाओ, अगर वो ऑयली हो जाए तो चाटता है। सेम सिचुएशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सी। इट इज लुकिंग लाइक वेरी एग्रेसिव। It is just creating a sound like a dog. As dog chews bones, so it creates rumbling and tumbling or chewing sound. Same sound is being created and generated by the action, by the splashing sound of the waves by the sea, as if it is hungry, it is aggressive, it is violent, and now it's just getting a bit, calm after completing its activity। यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मैंने पहले कहा कि वर्ड्स का इस्तेमाल, वर्ड्स के साउंड एक ही चीज दो मुख्तलिफ मतलब निकालेगी और सिंबॉलिक के अंदर भी सिंबॉलिक मतलब आपको मिलता चला जाएगा। मैं आसान लफ्जों में बात कर लेता हूं, एक दफा उर्दू में सुन लीजिए। यहां पर पोएट ने रिप्रेजेंट किया सी को एक कुत्ते की तरह, क्योंकि एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, क्योंकि दो ड्युअलिटी दोनों की नेचर के अंदर है। ये भी एग्रेसिव हो सकता है, ये भी नॉर्मल हो सकता है, ये भी नॉर्मल हो सकता है, दोनों चीजें दिखाई गई। फिर आगे कहता है कि इसके दांतों से और इसके जबड़ों से एक आवाज क्रिएट हो रही है जैसे कि वो कुछ चबा रहा हो और घंटों घंटों चबा रहा हो। कहता है और बिल्कुल इसी तरह समुद्र की कैफियत भी है कि इसकी जो लहरें हैं वो टकरा रही हैं ग्रे पत्थरों के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे ये भी कुत्ते की तरह घुरा रहा हो और एक साउंड क्रिएट कर रहा हो। दोनों के लिए मुख्तलिफ साउंड्स हैं, च्यूइंग, रम्बलिंग एंड टम्बलिंग। फिर कहता है और ये जो एक बहुत बड़ा समुद्र, द जायंट सी डॉग मॉन्स, ऐसा लगता है कि ये समुद्र जो एक कुत्ते की मानंद है, एक बहुत बड़ा है, दुख मना रहा हो और चाट रहा हो अपने पंजों को, जिस तरह कुत्ता अपने पंजे चाटता है। लगता है समुद्र भी अपने पंजों को चाट रहा हो अपनी तह को, जब वो टच कर रहा है उन पत्थरों को समुद्र की लहरों के थ्रू। इट इज शोइंग व्हाट? द फोर्सफुल एंड अनप्रेडिक्टेबल मूड ऑफ द सी। तो पता नहीं सी किस मौके पर कैसा रवैया इख्तियार कर ले। सुनामी आने वाले को भी तो नहीं पता चलता कि सुनामी कब आ जाए। सैलाब लाने वाले समुद्र को कब नहीं पता कि समुद्र कब चढ़ जाए और कब स्पीड से अपनी लहरों को बाहर फेंक दे। तो पहला स्टेंजा। दूसरा सुनिएगा, एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स, एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स, यहां भी पर्सोनिफिकेशन है कि जब रात की हवा चलती है और घुराती है, देयर इज अ व्हिस्लिंग, देयर इज अ साउंड इन द व्हिस्लिंग ऑफ द विंड। यहां पर फिर से एनोमेटोपिया का इस्तेमाल हो रहा है और पर्सोनिफिकेशन भी यूज हो रही है। कहता है एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड। और क्या कर रहा है? व्हेन वी फाउंड दैट द सी और द मून इज व्हाट? द मून इज डांसिंग ओवर द स्टॉर्मी क्लाउड्स। कैसा? ये बात कैसे? दो बातें जरा गौर से कीजिएगा। एंड व्हेन द नाइट विंड रोर्स, और जब रात की हवा चलती है तो समुद्र का सारा अक्स किसमें नजर आता है? वो जो आसमान है उसका अक्स किधर नजर आता है? समुद्र की लहरों में। कह रहा है और जब ये तेज हवाएं चलती हैं, द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, ऐसा लगता है कि ये जो तूफान भरे हवाएं इसके ऊपर समुद्र नाच रहा हो। ठीक है,
आगे, he bounds to his feet and snuffs and stiffs. यहां तक रखते हैं, बाकी अगले स्टेंजा को हम कल कर लेंगे बिकॉज टाइम अगले पीरियड का भी आगे आपकी ब्रेक होगी. इन द कमिंग क्लास इंशाल्लाह आई विल कम टुवर्ड्स द सेकंड स्टेंजा एंड द थर्ड स्टेंजा. थैंक यू वेरी मच. सी इसको ऑफ करो.